अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पॉइल्ड स्टैम्प्स, स्टैम्प एक्ट 1899 का ये अहम टॉपिक है। देखें, जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं या माहिदा करते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, रजिस्ट्री वगैरह जो भी होता है, वो हम स्टैम्प पेपर्स के ऊपर करते हैं। वो जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं ना दोस्तों, उनकी एक रकम होती है, मालियत होती है, यानी 200, 300, 4000, 5000 डिफरेंट मालियत के स्टैम्प पेपर्स अवेलेबल होते हैं। अब ये कानून ये कहता है कि अगर किसी वजह से आपका जो स्टैम्प पेपर है वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है या बिगड़ जाता है, जल जाता है, उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो उसके ऊपर आपने गलती से कोई नाम गलत लिख लिया, यानी आपने एग्रीमेंट में शब्बीर लिखना था, बशीर लिख लिया, अपने प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वो गलत लगा दी, ठीक है? या तीसरी कंडीशन कि वो जो स्टैम्प पेपर है वो अब यूज़लेस है, यानी कि वो नामुकम्मल हो है, यानी उस पे एग्रीमेंट हुआ था 2 लोगों के बीच में, एक बंदे ने साइन किया, दूसरे ने साइन नहीं किया। अब वो जो एग्रीमेंट है वो तो नामुकम्मल हो गया ना, तो अब वो जो स्टैम्प पेपर आपने ख़रीदा था जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट लिखा था, वो स्टैम्प पेपर भी ज़ाया हो गया। तो ये कानून ये कहता है कि जनाब, इस तरह की जो स्टैम्प पेपर्स हैं, जो यूज़लेस हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, आप उनको रिफ़ंड करवा सकते हैं। यानी रिफ़ंड करवा के आप अपने पैसे, रकम जो नुकसान है वो आप रकम वसूल करके अपना नुकसान जो है ना वो उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। इस हवाले से हमारे पास सेक्शन 49 और 50 अवेलेबल है। इसमें यहाँ पे मैंने इंट्रो में एक एग्जांपल भी लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने एक स्टैम्प पेपर लिया था 1000 रुपये का लीज़ डीड के लिए, ठीक है? लेकिन वो जो डील है वो कैंसिल हो गई। अब वो जो स्टैम्प पेपर के ऊपर सारा कुछ आपने लिखवा दिया, सारा कुछ, लेकिन दस्तखत नहीं हुए थे क्योंकि वो डील ही कैंसिल हो गई। एक्चुअली 2 लोगों ने आपस में बात किया था कि अच्छा जी हम ये डील करते हैं। उन्होंने लिखवा भी दिया सारा कुछ, लेकिन साइन करने से पहले-पहले वो डील कैंसल हो गई, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया किसी बात के ऊपर। तो अब वो जो स्टैम्प पेपर है वो तो ज़ाया हो गया ना 1000 रुपए का। तो अब आप उस स्टैम्प पेपर को रिफंड करवा सकते हैं इस कानून के तहत। ठीक है जी? इस हवाले से हमारे पास सेक्शन 49 और 50 अवेलेबल है। सबसे पहले तो अब ये स्पॉइल्ड स्टैम्प्स का मतलब क्या है? स्पॉइल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई बिगड़ी हुई चीज़, जैसे कहते हैं ना स्पॉइल्ड चाइल्ड है जनाब, ये बिगड़ा हुआ नवाबज़ादा है, बिगड़ा बच्चा हुआ है। तो ये इस तरह इसका मतलब है कि कोई चीज़ जब ख़राब हो जाए। अब स्टैम्प पेपर का मतलब है कि ऐसा स्टैम्प पेपर अब जो अनफिट है, जिस जिस मकसद के लिए आपने ख़रीदा था, अब वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ख़राब हो गया है, या उसके ऊपर कोई बाय मिस्टेक आपने कोई गलत चीज़ लिख दी है, या ड्राफ्टिंग में गलती हो गई है, या वैसे ही वो अब यूज़लेस हो गया है, किसी काम का नहीं है, यानी कि वो नामुकम्मल है, वो जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम तो हुआ नहीं है। तो इन सारे स्टैम्प पेपर्स को कहा जाता है स्पॉइल्ड स्टैम्प। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि एक शख्स ने स्टैम्प पेपर ख़रीदा कि मैंने सेल डीड जो है ना ड्राफ्ट करनी है। जो सेल डीड समझते हैं ना, ख़रीदारी के लिए जो एग्रीमेंट होता है। लेकिन जो ख़रीदार था ना वो भाग गया, वो बैक आउट हो गया, वो नस गया। अब स्टैम्प पेपर तो भाई अनयूज़्ड हो चुका है ना, अब वो किसी काम का ही नहीं है। उसने जिस मकसद के लिए ख़रीदा था उसके ऊपर एग्रीमेंट भी लिखवाया, लेकिन अगला बंदा भाग गया। तो अब वो जो स्टैम्प पेपर है वो नाकारा हो चुका है, तो हम उसको बोलेंगे ये स्पॉइल्ड स्टैम्प है। इसी तरीके से अगर आपने एक प्रोमिसरी नोट साइन किया है, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो इनवैलिड है, ये लीगली वाइड है, ठीक है? मतलब कानूनी तौर पे ये हमारा प्रोमिसरी नोट बन नहीं सकता था। हमने ड्राफ्ट तो करवा दिया, स्टैम्प पेपर के ऊपर सारा कुछ लिखवा भी दिया, साइन-सून भी करवा दिए, बाद में पता चला कि भाई ये तो इल्लीगल था, हमें तो कानून का पता ही नहीं था। ठीक है जी? अब वो जो स्टैम्प पेपर है, अब वो स्पॉइल्ड स्टैम्प पेपर कहलाएगा। ठीक है जी? अच्छा जी, अब ये जो रिफ़ंड है ये कौन आपको रिफ़ंड करेगा? ये किसके पास अथॉरिटी? ये जनाब कलेक्टर साहब को ये ताकत दी गई है कि वो आपको जो है ना, आप उनको दरख़्वास्त देंगे तो वो आपको रिफ़ंड कर देंगे। लेकिन जो दरख़्वास्त देंगे उसके अंदर कुछ एविडेंस वग़ैरह आपने अटैच करने हैं। मिसाल के तौर पर आपने कलेक्टर को सैटिस्फ़ाई करना है कि वाक़ई सर ये हमारा जो स्टैम्प पेपर है वो ख़राब हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, या यूज़लेस है या कुछ भी है, तो आपने उसको मुतमईन करना है। और जो पुराना जो स्टैम्प पेपर है, जो ख़राब हो चुका है, जो स्पॉइल्ड हो चुका है, वो स्टैम्प पेपर या डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट, वो आपने उनको रिटर्न करना है। अच्छा जी, लेकिन इसके लिए इन्होंने टाइम फ्रेम बताया है, यानी एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते-रहते जनाब आपने दरख़्वास्त देनी है। ये नहीं है कि 2 साल पहले आपका स्टैम्प पेपर ख़राब था, हो गया था, अब आप वापस कराने आए, रिफ़ंड कराने, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 40 साल पुराना आपको अपने दादा-अब्बू का स्टैम्प पेपर नज़र आया जो ख़राब हो गया था, आप रिफ़ंड करवाने आ गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो उसका टाइम लिमिट जो है ना वो सेक्शन 50 के अंदर दर्ज है।
अच्छा जी, अब देखते हैं सेक्शन 49 ये क्या कहता है? ये कहता है यार ऐसे कौन से केसेज़ हैं या ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं जब आप स्पॉइल्ड स्टैम्प पेपर को रिफंड करवा सकते हैं, जो ख़राब है स्टैम्प पेपर, जो नाकारा हो चुका है, जो यूज़लेस हो चुका है, उसको कब आप यानी कि रिफंड करवा सकते हैं? नंबर 1 पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई है, जो स्टैम्प पेपर है, उसके अंदर आपने जो है ना गलती से कुछ लिख दिया, जबकि लिखना कुछ और था। अब वो रिफ़ंड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर राइटिंग एग्रीमेंट हो रहा था स्टैम्प पेपर के ऊपर और उसके अंदर मिस्टेक हो गई। अब दस्तखत होने से पहले-पहले आपने मिस्टेक कर ली, यानी अयाज़ की जगह आपने इजाज़ लिख लिया या एड्रेस गलत लिख ली, या ठीक है ना, या जो है ना रकम जो आपने लिखी थी वो गलत लिखी, या आपने जो एनआईसी नंबर है वो कुछ गलत लिख लिया, मतलब इस तरह की कोई चीज़ हो गई। अब दस्तखत होने से पहले-पहले वो नाकारा हो चुका है स्टैम्प पेपर, अब आप वो रिफ़ंड करवा सकते हैं। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स रिटन बट नॉट साइन। आपने सारा क्या किया है कि वो सारा लिखवा दिया था, लेकिन किसी फ़रीक ने उसके ऊपर साइन नहीं किया। यानी वो एग्रीमेंट तो आपने लिखवा दिया था स्टैम्प पेपर के ऊपर, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन ने साइन नहीं किया, यानी समझो कि वो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं इन दोनों के बीच में। अब वो स्टैम्प पेपर भी तो किसी काम का नहीं है, तो उसको भी आप रिफ़ंड करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है तीसरी कंडीशन, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। मिसाल के तौर पर आपने एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपने साइन करवाया, एक जिस शख्स ने ड्रा किया, जो ड्रायर था उसने सारा साइन करवा दिया, लेकिन यार अगले बंदे ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, कबूल ही नहीं किया, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको वो डिलीवर ही नहीं हुआ। यानी एक तरफ से बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार है, दूसरी पार्टी जो है ना उसको कबूल नहीं कर रही, उसके पास डिलीवर नहीं हुआ या उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो उस सूरत में वो जो स्टैम्प पेपर है वो भी आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक प्रोमिसरी नोट लिखा है स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसने ये बनाया है उसने साइन कर दिया, लेकिन अगली साइड जो है ना वो डिलीवर नहीं हुआ, और अगले जो जिसकी तरफ आपने भेजना था, जिसको आपने कोरियर करना था, उसको वो मिला नहीं है। अब वो स्टैम्प पेपर भी जिसके ऊपर ये प्रोमिसरी नोट लिखा गया वो किसी काम का नहीं, अब उसको भी आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन ये है, चलें जी मान लेते हैं कि आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिखवा दिया, प्रोमिसरी नोट वगैरह जो भी था वो लिखवा दिया, वो पूरा मुकम्मल हो गया और डिलीवर भी हो गया, लेकिन उसके अंदर कोई गलती हो गई। उसके अंदर रकम 40,000 लिखनी थी, आपने 4 लाख लिख दी, ठीक है? या 4 मिलियन लिख दी, मतलब कुछ इस तरह की गलती होगी, तो उसको भी आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन इसमें इन्होंने साथ में ये लिखा है, जो सही है ना, जो स्टैम्प पेपर जिसको आपने करेक्ट किया, वो आपको जनाब जो है ना वो फिर आइडेंटिकल प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, यानी कि पुराने की जगह जो नया आपने दुरुस्त करवाया वो आपने ज़रूर बताना है कि अच्छा जी ये सर ये पुराना था, ख़राब हो गया था, ये देखें जी अब हमने इसकी गलती दुरुस्त करके ये दोबारा बनाया है। ठीक है जी। अब ये वाली जो इसके अगर हम इसको मज़ीद आसान करें ना, तो पहली जो 2 कंडीशन है ना, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट वो यूज़ ही नहीं हुए। उससे पहले-पहले हम उनको रिफ़ंड करवा दिया। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है उसमें ये है कि वो दोनों यूज़ होने के काबिल हैं, लेकिन उसके अंदर कोई मसला आ गया, कोई एरर आ गया, कोई गलती से हमने लिख दिया। ठीक है जी? तो ये एक तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई। उसके बाद चौथी कंडीशन ये है कि आपने डॉक्यूमेंट लिख दिया स्टैम्प पेपर के ऊपर, साइन भी कर दिया, कंप्लीट भी हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो गया जिससे पता चला कि भाई ये स्टैम्प पेपर तो किसी काम का नहीं रहा। मिसाल के तौर पर बाद में पता चला कि जो एग्रीमेंट हुआ था 2 लोगों के बीच में स्टैम्प पेपर के ऊपर, वो एग्रीमेंट इल्लीगल पर्पस के लिए हुआ था। वो यानी कि गलत काम के लिए हुआ था जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। देखें, एग्रीमेंट 2 लोगों के बीच में किसी लीगल पर्पस के लिए हो सकता है। उस चीज़ के लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हैं जो कानूनी तौर पे आपको इजाज़त है। ठीक है? अगर आप ये कहेंगे अच्छा जी मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ, तुमने 4 मेरे रिश्तेदारों को मारना है और उसके बदले मैंने तुम्हारे 5 रिश्तेदारों को मारना है। अब ये एग्रीमेंट तो इल्लीगल नहीं है ना दोस्तों। तो अगर इस तरह का तुमने स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है, तो वो स्टैम्प पेपर भी यानी कि ख़राब हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, अब आप इसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो एग्रीमेंट जो था, डॉक्यूमेंट था, जिस स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने एग्रीमेंट लिखा उसके अंदर मिस्टेक हो गई, यानी मिसाल के तौर पर गलत नाम लिख दिया या प्रॉपर्टी की डिटेल आपने गलत दी, तो वो भी आप उस स्टैम्प पेपर को भी आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपने एग्रीमेंट लिखा, लेकिन एक फ़रीक ने साइन किया, दूसरे फ़रीक ने साइन नहीं किया, बल्कि वो जिसने दस्तखत करने थे वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, वो फ़ौत हो गया, या उसने दस्तखत करने से मना कर दिया। अब वो किसी काम का है भाई एग्रीमेंट? नामुकम्मल है ना, किसी काम का नहीं है। अगले बंदे ने इनकार कर दिया साइन से। पहले सारा कुछ लिखवा दिया कि हाँ जी मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ, अपना नाम सारा कुछ डिटेल, जब साइन करने की बारी आई तो वो मुकर गया, नस गया। तो अब वो स्टैम्प पेपर भी आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद है जनाब के एक शख्स है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन वो एग्रीमेंट ये हुआ था कि यार कि वो आपको यानी कि लोन देगा, पैसे देगा। एग्रीमेंट साइन भी कर दिया, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए आपको।
ठीक है, और उस एग्रीमेंट के ऊपर उसने अमल ही नहीं किया, तो इस सूरत में वो जो डॉक्यूमेंट था स्टैम्प पेपर वाला वो किसी काम का है दोस्तों? नहीं है ना। जब उसके ऊपर अमल ही नहीं हुआ तो उस स्टैम्प पेपर को भी आप रिफंड करवा सकते हैं। अच्छा जी, अगर इसी तरीके से आगे चल के मिसाल के तौर पर एक स्टैम्प पेपर दो लोगों ने बीच में साइन किया, कोई एग्रीमेंट उस पे बनाया स्टैम्प पेपर के ऊपर, लेकिन उसको उसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह एक नया डॉक्यूमेंट सेम डुप्लीकेट और बना दिया, यानी सेम ट्रांजेक्शन सेम पार्टी सिंपल, यानी पहले जो आपने एक एग्रीमेंट लिखा आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह आपने एक नया बना दिया, वही सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी, वही फरीकैन का नाम, वही मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपने वही ड्राफ्ट लिखा। तो अब जो पहला डॉक्यूमेंट है भाई, अब वो किसी काम का है? वो गैर ज़रूरी है ना। जब आपने दूसरा रिफ्रेश बना दिया तो पहले की ज़रूरत नहीं है, तो पहले वाला आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? रिफ़ंड करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर शर्त ये है कि जो पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कैंसिल करवाना होगा कि भाई ये गलत हो गया, ये हमने अब दोबारा एक बनाया है वो, यानी दो एग्रीमेंट सेम स्टैम्प पेपर पे अलग अलग आपने करवा दिया, सारा कुछ कर दिया, तो ज़ाहिर बात है जो पहला जो एग्रीमेंट है उसकी जगह अब आप दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो पहले वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और उसको आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो था ना, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, वो डॉक्यूमेंट आपका ख़राब हो गया। मतलब मैंने एक शख्स के साथ एग्रीमेंट किया स्टैम्प पेपर के ऊपर, लेकिन वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, स्याही गिर गई, कुछ हो गया। अब मैंने नया एक एग्रीमेंट तैयार करवाया नया स्टैम्प पेपर के ऊपर। अब जो पुराना स्टैम्प पेपर के ऊपर जो एग्रीमेंट है वो मैं जनाब उसको रिफ़ंड करवा सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये होगी सारी वो कंडीशंस, किन कंडीशंस के अंदर आप जो स्टैम्प पेपर हैं, जो स्पॉइल्ड हो चुका है, जो ख़राब हो चुका है, जो बेकार हो चुका है, जो बिगड़ चुका है, जो किसी काम का नहीं, आप उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 50 हमें टाइम फ्रेम बताता है कि भाई ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर-अंदर तुमने दरख़्वास्त देनी है, किस चीज़ के लिए? रिफ़ंड के लिए। भाई हमने रिफ़ंड चाहिए ना भाई, हमारा वो ख़राब हो गया, अब हमें पैसे चाहिए वापस। ठीक है जी। अब सबसे पहली कंडीशन है केस अंडर क्लॉज़ D5, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। देखें जी, आपने एक लोन एग्रीमेंट एग्ज़ीक्यूट कर दिया, एक लोन एग्रीमेंट लिख दिया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। बाद में क्या होता है, जिसने आपको पैसे देने थे ना उधार, उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दूँगा। आप कहेंगे यार तू पागल है, तुम्हारे साथ मेरा स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ, मैंने इतने पैसे खर्चे किए, मैंने जनाब 2000 का स्टैम्प पेपर लिया, तेरे साथ एग्रीमेंट किया, तूने भी दस्तखत किए, मैंने भी दस्तखत किए, अब तू मना कर रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगा, ये क्या बात है? वो कहेगा भाई मैंने नहीं करना, जिसको तुमने कहना है कह दे। अब उस बंदे ने उधार देने से मना कर दिया। तो मुझे दोस्तों अब ये बताओ, वो जो डॉक्यूमेंट है, क्या वो किसी काम का है? नहीं है ना। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो ना, तो उस सूरत में आपके पास पता है कितना टाइम है? सिर्फ़ 2 महीने, कि 2 महीने के अंदर-अंदर आपने दरख़्वास्त देनी है। यानी जिस दिन आपका वो एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्ज़ीक्यूट हुआ, और उस दिन से लेकर 2 महीने के अंदर-अंदर आपने कलेक्टर साहब को दरख़्वास्त देनी है कि सर मुझे ये रिफ़ंड करवा दीजिए क्योंकि अगले बंदे ने इसके ऊपर अमल ही नहीं किया। ठीक हो गया जी। मिसाल है व्हेन एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो मुकम्मल हो चुका है, वो नाकाम हो गया, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, बिकॉज सम रिफ्यूज टू एक्ट, अगले बंदे ने इनकार कर दिया उसके ऊपर अमल करने से, या उसने कहा कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी काम का है नहीं है ना भाईजान। तो इसके लिए अगर आपने दरख्वास्त देनी है वो विद इन 2 मंथ देनी है, जिस दिन आपका इंस्ट्रूमेंट बना था, जिस दिन आपका मायदा हुआ, उससे लेकर 2 महीने के अंदर अंदर आपने रिफंड की दरख्वास्त देनी है। किसको? कलेक्टर साहब को। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, स्टैम्प पेपर विथ नो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड, आपने स्टैम्प पेपर बना दिया, ठीक है, स्टैम्प पेपर ले लिया, लेकिन उसके ऊपर अभी आपने कोई मतलब ड्राफ्टिंग नहीं की, कुछ चीज़ लिखा नहीं, ना साइन किया, कुछ नहीं किया, मतलब खाली है ऐसे समझे। तो अब वो ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हो गया कि जी आपका छोटा बच्चा है, उसने उसके ऊपर स्याही गिरा दी, आपके छोटे बच्चे ने उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी, यानी अभी आपने खाली मार्केट से ले आए थे, अभी आपने उसके ऊपर लिखना था, ड्राफ्टिंग करनी थी, उससे पहले वो स्टैम्प पेपर ख़राब हो गया। तो जनाब अब आपके पास कितना टाइम है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त देनी है किसको? कलेक्टर साहब को। किस चीज़ के लिए? रिफंड के लिए। ठीक हो गया जी, ये हो गया दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि स्टैम्प पेपर आप ले आए थे, उसके ऊपर आपने एग्रीमेंट भी सारा कुछ कर दिया, साइन सून भी हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये एग्रीमेंट तो गैर कानूनी निकला है, ये तो अनयूजेबल है, ये तो वाइड है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक सेल एग्रीमेंट किया एक बंदे के साथ, बाद में पता चला कि ये डील कैंसिल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई जो जो प्रॉपर्टी थी वो इनवैलिड है, वो प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी एक बंदा है, उसका नाम है आकाश, उसने आपको एक प्रॉपर्टी दी, आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया, बाद में पता चला कि यार वो प्रॉपर्टी तो है ही नहीं भाई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो सिर्फ जन्नत में वाक़ है, वो तो सिर्फ ख्वाबों ख्यालों के अंदर है। अब वो मुझे बताओ, ये एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया ना। तो इस सूरत में भी आप स्टैम्प पेपर जो लिया था उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं, जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ था, और आपके पास कितना टाइम है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त देनी है। अच्छा जी दोस्तों, ये सिंपल हो गया, लेकिन इसके साथ इन्होंने कुछ और एक्सेप्शंस भी दिए हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके ऊपर साइन किया। अब उसका जो दूसरा फ़रीक है ना, वो दुबई बैठा हुआ है, आपने वो दुबई भेज दिया उसको।
उस बंदे ने क्या किया, उसके ऊपर साइन ही नहीं किया और उसने पाकिस्तान वापस भिजवा दिया। अब वो जो स्पॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट है, वो स्पॉइल्ड डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प पेपर वो जिसके ऊपर सारा एग्रीमेंट है, अब वो किसी काम का है दोस्तों? नहीं है ना। जब एक बंदे ने साइन ही नहीं किया और वो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट गया फिर वापस भी आ गया, तो जिस दिन वो पाकिस्तान आएगा उससे लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आप दरख्वास्त दे सकते हैं किस चीज़ के लिए? रिफ़ंड के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी अगर स्पॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान से बाहर गया है और फिर वापस आ गया, जिस दिन वो वापस आएगा उस दिन से लेकर 6 महीनों के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त देने किस चीज़ की? रिफ़ंड की। अब ये पाकिस्तान कब आता है? ये 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने कानून में ये लिखा है, लेकिन जिस दिन वो पाकिस्तान की सरजमीन पे वो कागज़ का टुकड़ा पहुँचेगा, वो स्पॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट पहुँचेगा, वो स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर एग्रीमेंट किया था वो पहुँचेगा, तो उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर आपने रिफ़ंड की दरख्वास्त देनी है। ठीक है जी। दूसरी इसके अंदर ये है कि मिसाल के तौर पर क्या होता है कि आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पुराना डॉक्यूमेंट जो है ना वो जनाब किसी सूरत में ख़राब हो जाता है व्हाटएवर, लेकिन अब आप उसको रिटर्न नहीं कर पाते, यानी कि वो मिल नहीं रहा, कहीं गुम हो गया है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि भाईजान अब आपके पास 6 महीने हैं कि जिस दिन आपका नया एग्रीमेंट हुआ है ना या न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाया, उससे लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आप रिफ़ंड की दरख्वास्त दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक रॉन्ग जो है ना मॉर्गेज डीड किया और उसको बाद में दुरुस्त कर दिया, जो ख़राब हो गया, अब वो आपको मिल ही नहीं रहा। तो अब इन्होंने क्या किया कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नया पुराना डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो फिर क्या मतलब, फिर अगले तो शर्तें ये है ना कि भई जब तक वो ख़राब डॉक्यूमेंट स्पॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता तो रिफ़ंड नहीं होता। तो इन्होंने कहा अगर वो नहीं भी मिलता तो फिर जिस दिन आपका नया एग्रीमेंट है उससे लेके 6 महीने के अंदर अंदर आप जनाब रिफ़ंड की दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी डिले इन रिटर्निंग ओल्ड डॉक्यूमेंट, अगर ओल्ड डॉक्यूमेंट में डिले हो चुका है तो जिस दिन नया डॉक्यूमेंट बनाया उसके 6 माह के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त देनी किस चीज़ के लिए? रिफ़ंड के लिए। इस चीज़ को मज़ीद मैंने आसान किया इस टेबल के फॉर्म में। यानी सबसे पहली जो कंडीशन है केसेस अंडर सेक्शन 49D5 के अंदर, भाई 2 महीने हैं, यानी जिस दिन दिन आपका डॉक्यूमेंट साइन हो गया, जिस डेट पे आपने बनाया, तो उससे लेकर 2 महीने के अंदर अंदर आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। अगर आपका जो स्टैम्प पेपर है वो कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखा, मतलब खाली है, तो जिस दिन ख़राब हो उससे लेकर 6 महीने। लेकिन अगर आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर कुछ ड्राफ्टिंग कर भी लिया, एग्जीक्यूटेड भी हो चुका है, सारा कुछ लिख दिया है, ड्राफ्ट वगैरह कुछ एग्रीमेंट लिख दिया है, तो जनाब जिस दिन उसकी एग्जीक्यूशन हुई, जिस दिन आपने उसके ऊपर लिखा, उससे लेके 6 महीने के अंदर अंदर रिफ़ंड कराएंगे। चौथी कंडीशन ये है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ख़राब हो गया था, आपने बाहर भेजा था कॉन्ट्रैक्ट अगले बंदे से साइन करवाने के लिए, उसने साइन नहीं किया, वापस आ गया, तो जिस दिन पाकिस्तान वापस आएगा उससे लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपने रिफ़ंड करवाना है। और इसी तरीके से अगर आपको पुराना डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, वो नहीं मिल रहा, जो ख़राब था वो नहीं मिल रहा, तो जिस दिन नया डॉक्यूमेंट बना है उससे लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपने रिफ़ंड की दरख्वास्त देनी है। तो अगर देखा जाए तो यार घूम फिर के भाईजान आम तौर पे आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जो ख़राब हो चुका है, जो यूज़लेस है, जो फट चुका है, जिसके ऊपर गलती से कुछ लिखा है, आप वो 6 महीने के अंदर अंदर जनाब क्या कर सकते हैं? हाँ, रिफ़ंड करवा सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाली 2 कंडीशन है वो ज़रा डिफरेंट है। उसमें ये है कि अगर वो ख़राब था, एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से बाहर गया, तो जिस दिन वापस आएगा उससे लेकर 6 महीने के अंदर अंदर दरख्वास्त देनी है। इसी तरीके से अगर पुराना डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, जो ख़राब हो चुका है, नया डॉक्यूमेंट आपने साइन किया है, उससे लेकर 6 महीने के लिए आप रिफ़ंड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और जो केसेस मैंने बताए थे अंडर सेक्शन 491D5 के अंदर, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने बताया है कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर आपने जनाब रिफ़ंड की दरख्वास्त देनी है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो स्पॉइल्ड स्टैम्प्स के नाम से। तो होपफुली ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखा करें बस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।